मैं और मेरा बचपन का दोस्त मिलकर लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए पैसे लगाए थे। किस्मत से 50 लाख रुपए का जैकपॉट लग गया, लेकिन रिजल्ट आने वाली उसी रात उसने मुझे सिर्फ 4 रुपए फेंकर दे दिए। जमीन पर पड़े उन 4 रुपयों को देखकर मैंने बिना कुछ कहे उन्हें उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा मैं बेवकूफ हूँ। उसे लगा मैं रो रो कर उससे अपना हिस्सा मांगूंगा और हमेशा की तरह उसका गरीब दोस्त बनकर उसके पीछे चलता रहूंगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि टिकट का पेमेंट करते समय मैंने चुके से 50 और लॉटरी टिकट्स खरीद लिए थे और उनमें से एक पर पूरे 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जैकपॉट लग चुका था। 3 मिनट पहले इसी लॉटरी शॉप में वही नंबर उसने दीवार के कोने में बैठकर फटे हुए अखबार पर लगभग 3 घंटे तक हिसाब लगाकर लिखे थे। पेमेंट के समय उसने कहा कि उसकी वीचैट पेमेंट लिमिट खत्म हो गई है, इसलिए मुझे QR कोड स्कैन करके पैसे देने होंगे। उस समय मैं हंसते हुए बोला था, अगर जैकपॉट लग गया तो आधा आधा बांटेंगे। उसने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छे भाई हमेशा बराबर बांटे हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद 6 रेड बॉल्स और एक ब्लू बॉल बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों से मैच कर गए और 50 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज निकल आया। तब उसने कहा कि 50 लाख में से मुझे सिर्फ 4 रुपए मिलेंगे, जबकि बाकी 89,999 रुपए वह खुद रखेगा। यही था उसका बराबर बांटना। मैं मुस्कुराते हुए काउंटर तक गया और जमीन पर पड़े चारों सिक्के एक एक करके उठाने लगा। शायद वो शियोंग को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने कहा, गुलांग, गलत मत समझना, किस्मत मेरी थी और दिमाग भी मेरा था। तुम्हारे पास इतने पैसे रहेंगे भी नहीं। ये 4 रुपए रखो, जाकर कोक पी लेना। इसे एक सीख समझो। आगे से आसमान से दौलत गिरने के सपने मत देखा करो। उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे वह मुझ पर एहसान कर रहा हो। उसने सिर्फ मेरा हिस्सा ही नहीं निकला, बल्कि मॉरल हाई ग्राउंड लेकर मुझे नीचा दिखाने की भी कोशिश की। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं और लॉटरी शॉप से बाहर निकल आया। मैं न झगड़ा कर रहा था न शोर मचा रहा था। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा दिल वाला था या डरपोक था, बल्कि इसलिए क्योंकि टिकट सेल बंद होने से आखिरी 30 सेकंड पहले जब वू शियोंग सबसे आगे जाकर टीवी पर लाइव रिजल्ट देखने में लगा था, उसी समय उन नंबरों को देखकर मेरे मन में अचानक एक बहुत तेज इंट्यूशन आया। मैं काउंटर पर ही रुका रहा, जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कांच पर रख दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि पेमेंट करते समय मैंने चुके से 50 और लॉटरी टिकट्स खरीद लिए थे और उन्हीं में से एक पर पूरे 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जैकपॉट लग गया। इस वक्त वह विनिंग टिकट मेरी बनियान की अंदर वाली जेब में सुरक्षित रखा हुआ था। कपड़े से हल्की हल्की रगड़ खाते हुए भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो 2 करोड़ 50 लाख रुपए का पूरा वजन मेरी छाती पर रखा हो। तभी मेरा फोन बजा। मकान मालिक चिल्लाया, गुलांग, किराया देने का समय निकल गया है। अगर अब भी किराया नहीं दिया तो तुरंत कमरा खाली कर देना। मैं और वू शियोंग 40 स्क्वायर मीटर से भी छोटे, पुराने और टूटे फूटे किराए के कमरे में साथ रहते थे। हर महीने हम दोनों 800 रुपए किराया देते थे। मैंने पीछे मुड़कर लॉटरी शॉप के गंदे कांच वाले दरवाजे से अंदर देखा। वू शियोंग के चारों तरफ तमाशा देखने वाले और उससे जलने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी किस्मत बदल दी है। उसे लग रहा था कि अब वह ऊंचे क्लास में पहुंच गया है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। वू शियोंग, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें लगता है कि टैक्स कटने के बाद बचने वाले कुछ लाख रुपयों के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा, कोर्ट जाऊंगा? इंतजार करो, इन 50 लाख रुपयों को आराम से खर्च करना। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि असली जमीन आसमान का फर्क किसे कहते हैं। मैं उस घुटन भरे किराए के कमरे में वापस नहीं गया। मुझे डर था कि अगर वहां जाकर वो शियोंग का घमंड से भरा चेहरा देख लिया तो मैं अपनी हंसी नहीं रो पाऊंगा। इसलिए मैंने एक सस्ते होटल में 100 रुपये वाला स्टैंडर्ड रूम लिया। रात को थोड़ा सख्त बिस्तर पर लेटकर मैं छत को घूरता रहा। जेब में रखे हुए लॉटरी टिकट्स ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे लाल गर्म लोहे का टुकड़ा मेरी छाती को जला रहा हो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। टैक्स भरने के बाद मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे ये देखने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये हिसाब मुझे पहले से ही याद था। 20% लॉटरी इनकम टैक्स करने के बाद 2 करोड़ 50 लाख में से 50 लाख टैक्स चला जाएगा और मेरे हाथ में पूरे 2 करोड़ रुपए आएंगे। एक आम इंसान अगर पूरी जिंदगी नौकरी करता रहे तब भी शायद इतनी दौलत कभी न कमा पाए। मैंने तुरंत टैक्सी ली और सीधा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। क्योंकि प्राइस की रकम सिटी लॉटरी सेंटर की पेमेंट लिमिट से ज्यादा थी, इसलिए मुझे प्रोविंस लॉटरी सेंटर जाकर ही प्राइस क्लेम करना था। पूरे रास्ते मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करता रहा। सारे मैसेजेस वो शियोंग के वीचैट पर थे। इतना छोटा दिल मत रख यार, कभी फुर्सत मिली तो तुझे खाना भी खिला दूंगा। और हाँ, वो टूटा फूटा किराए का कमरा अब छोड़ देना, उसमें पड़ा सारा कबाड़ भी फेंक देना। अब मैं अमीर आदमी हूँ, उस कुत्ते के बिल जैसे कमरे में वापस नहीं रहने वाला। उसके हर शब्द में रातों रात अमीर बनने का घमंड भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर हाल में मुझे नीचा दिखाना था। मैंने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और सीधे चैट को म्यूट कर दिया। 2 घंटे बाद मैं प्रोविंस लॉटरी सेंटर की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मुझे बड़े सम्मान के साथ एक शानदार मीटिंग रूम में ले जाया गया। वहाँ गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा पहने एक डायरेक्टर बैठे थे। उनका विनम्र व्यवहार देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर हु, कृपया अपना विनिंग टिकट और आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए। मैंने अपनी अंदर वाली जेब से बहुत सावधानी से लॉटरी टिकट निकाला और उन्हें दे दिया। उन्होंने दोनों हाथों से टिकट लिया, उसे वेरिफिकेशन मशीन पर स्कैन किया। मशीन से एक साफ बीप की आवाज आई और स्क्रीन पर लंबी सी नंबर लिस्ट दिखाई देने लगी। डायरेक्टर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर हु, आपके कुल 50 टिकट्स विनिंग हैं। टोटल प्राइज अमाउंट 2 करोड़ 50 लाख रुपए है। टैक्स कटने के बाद आपको पूरे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या हम आगे की प्रोसेस शुरू करें? मेरी शांत प्रतिक्रिया देकर डायरेक्टर और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने शायद ऐसे कई विनर्स देखे होंगे जो करोड़ों जीतकर रो पड़े हों या खुशी से बेहोश हो गए हों, लेकिन उन्होंने शायद पहली बार ऐसा नौजवान देखा था जो 2 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी बिना पलक झपकाए बिल्कुल शांत बैठा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, जरूर। उन्होंने जवाब दिया, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी प्रोसेस में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। इंतजार करते हुए मैंने अपना फोन निकाला। सोशल मीडिया पर वू शियोंग की पोस्ट की बाढ़ आई हुई थी। पहली पोस्ट में लॉटरी का चेक था जिस पर कुछ डिटेल्स ब्लर की गई
थी। कैप्शन लिखा था 30 साल इधर 30 साल उधर, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली, जो दौलत मेरी थी वो आखिर मेरे पास आ ही गई। दूसरी पोस्ट में उसने अपनी रेजिग्नेशन लेटर मैनेजर की टेबल पर पटकते हुए फोटो डाली थी। कैप्शन था भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए ओवर टाइम, आज के बाद मैं किसी की शक्ल देकर काम नहीं करूंगा। तीसरी पोस्ट में उसने चोरी छिपे मेरी फोटो खींची थी, उसमें मैं किराए के कमरे की बैल्कनी में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था और बहुत गरीब दिख रहा था। कैप्शन था कुछ लोगों की किस्मत ही गरीब रहने की होती है, 4 रुपए के लिए भी रोते हैं, ऐसे लोग पूरी जिंदगी नूडल्स ही खाते रहते हैं। इस बार उसने जानबूझकर किसी को भी पोस्ट से हाइड नहीं किया था, वह चाहता था कि सब लोग उसकी अमीरी देखें और मुझे देकर उसका मजाक उड़ाए। उसकी ये हरकत देकर मुझसे हंसी छूट गई। डायरेक्टर ने पूछा मिस्टर हु आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कुछ नहीं, बस एक जोकर नाच रहा है। मैंने पेन उठाई और मोटी सी अग्रीमेंट फाइल पर धीरे धीरे अपना नाम साइन कर दिया। 10 मिनट बाद मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैंने बैंक बैलेंस देखा, स्क्रीन पर इतनी लंबी नंबर लाइन चमक रही थी कि कुछ पल के लिए मैं भी चुप हो गया। फिर मैंने फोन वापस जेब में रख लिया। बाहर तेज धूप खिली हुई थी, मेरी नई जिंदगी अब सचमुच शुरू हो चुकी थी। लॉटरी सेंटर से निकलने के बाद मैं अपने पुराने शहर वापस नहीं गया। प्रोविंस कैपिटल के सबसे शानदार सीबीडी एरिया में मौजूद 5 स्टार होटल में सीधे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। एक दिन का किराया 800 रुपए था। कार्ड स्वाइप करते समय मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपे। मैंने आराम से हॉट शावर लिया और नीचे लग्जरी ब्रांड स्टोर से खरीदा हुआ एक कस्टम मेड सूट पहन लिया। फिर विशाल फ्रेंच विंडो के सामने खड़े होकर नीचे दौड़ती हुई ट्रैफिक और पूरे शहर को देखने लगा। उस पल मेरे दिल में एक ऐसी फीलिंग उठी जैसे सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में हो। यही होती है कैपिटल की असली ताकत। अगले पूरे एक हफ्ते तक मैंने वू श्योंग से बदला लेने की कोई जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसे शॉर्ट साइटेड नूवो रीच लोगों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले उन्हें खुद अपने घमंड में पूरी तरह भूलने दो, और जब उनका घमंड आसमान छूने लगे तब एक ही लात मारकर उन्हें गहरी खाई में गिरा दो। मैंने हेड हंटिंग कंपनी के जरिए हाई सैलरी पर रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। मेरा प्रेसिडेंशियल स्वीट कुछ ही दिनों में टेम्पोरेरी इंटरव्यू ऑफिस बन गया। मैं अपने लिए एक टॉप लेवल बिजनेस टीम तैयार कर रहा था ताकि आगे की पूरी रिवेंज प्लान के लिए मजबूत फाउंडेशन बन सके। दूसरी तरफ इस पूरे हफ्ते वू श्योंग की फिजूल खर्ची एक पल के लिए भी नहीं रुकी, जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी की गरीबी और तकलीफ एक ही हफ्ते में निकाल देना चाहता हो। हर दिन वह मुझे अपनी अमीरी दिखाने वाले मैसेजेस भेजता रहता था। मंगलवार को उसने नई कार के स्टीयरिंग व्हील की फोटो भेजी, बीच में पोर्शे का गोल्डन लोगो चमक रहा था। कैप्शन लिखा था देखा हूँ लांग, पूरे 1 करोड़ 80 लाख कैश देकर पोर्शे पैनामेरा खरीदी है। असली लेदर सीट की स्मेल कैसी होती है ये तू शायद जिंदगी भर नहीं सूंघ पाएगा। अब सोचता हूँ उस दिन तुझे कुछ 100 रुपए और दे देता। गुरुवार को उसने अपनी रिस्ट की क्लोजअप फोटो भेजी, हाथ में रोलेक्स सबमरीनर हल्क थी और उसके साथ लाल नेल पॉलिश लगाए एक लड़की का हाथ उसकी बाह में था। कैप्शन था 18 लाख की रोलेक्स है और ये छोटी सी इंटरनेट सेलिब्रिटी पहले मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, अब हर दिन मेरे पीछे घूमती है और मुझे ब्रदर श्योंग बुलाती है। पैसा सच में कमाल की चीज है, लेकिन अमीर बनने की किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। उसके ये घटिया शो ऑफ वाले मैसेजेस देकर मुझे अब बोरियत होने लगी थी। टैक्स कटने के बाद उसके पास लगभग 40 लाख रुपए बचे थे। उनमें से 18 लाख की वॉच, 18 लाख की कार और बाकी की फजूल खर्ची। सिर्फ कुछ दिनों में ही उसकी आधी पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह अब हाई क्लास में पहुंच गया है, जबकि असली अमीर लोगों की नजर में वह सिर्फ एक ऐसा नूवो रिच था जिसके पास न एक्सपीरियंस था न विजन, और ऐसे लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। तभी मेरा असिस्टेंट अंदर आया और बोला मिस्टर हु ये कमर्शियल एक्विजिशन प्लान देख लीजिए। आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने शहर के ईस्ट साइड वाली सबसे फेमस कमर्शियल स्ट्रीट का पूरा सर्वे कर लिया है। डेवलपर की फंडिंग चेन टूट चुकी है और वह प्रोजेक्ट जल्दी बेचना चाहता है। अगर हम पूरा प्रोजेक्ट खरीदें तो लगभग 8 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने फाइल खोली और शॉप फोटोज देखने लगा। वही हमारे पूरे शहर का सबसे बिजी और सबसे वैल्यूएबल कमर्शियल एरिया था। मैंने बिना सोचे कहा बहुत बढ़िया, उनसे बार्गेन करने की जरूरत नहीं है, जाकर कह दो मैं पूरे 9 करोड़ दूंगा, लेकिन 3 दिन के अंदर सारी ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। असिस्टेंट ने सिर झुकाकर कहा जी मिस्टर हु मैं अभी करता हूँ। मैंने फिर कहा और उस सबसे बड़ी शॉप को मेरे लिए खाली रखना, मेरी परमिशन के बिना किसी को रेंट पर मत देना। उसने तुरंत जवाब दिया जी समझ गया। उसके जाने के बाद प्रेसिडेंशियल स्वीट में फिर से सिर्फ मैं अकेला रह गया। तभी मेरा फोन फिर चमका। इस बार मैसेज वू श्योंग का था। उसने ग्रुप इन्विटेशन भेजा था, सभी दोस्तों और गांव वालों को इनवाइट है। इस वीकेंड रात 8 बजे रॉयल इंटरनेशनल होटल में मैंने 2 बड़ी टेबल्स बुक की हैं। मेरी नई कार की खुशी में पार्टी है, सब लोग जरूर आना। आज रात का पूरा बिल मैं दूंगा। उसके तुरंत बाद उसने मुझे प्राइवेट मैसेज भी भेजा, हु लांग ग्रुप में सबको बुलाया है, तू भी आ जाना, चिंता मत कर, तुझसे गिफ्ट मनी नहीं लूंगा। तुझे रोज इंस्टेंट नूडल्स खाते देकर मुझे बड़ा दुख होता है, शर्म मत करना, आकर थोड़ा दुनिया भी देख लेना। उसके हर शब्द से यही लग रहा था कि वह किसी भी तरह मेरे सामने अपनी अमीरी का घमंड दिखाना चाहता था। उसके लिए मेरी मौजूदगी बहुत जरूरी थी। अगर मैं उसका पुराना रूममेट और गरीब कंपैरिजन वहां नहीं होता तो वह अपनी आज की झूठी महानता कैसे दिखाता। मैंने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर तुम्हें इतना ही स्टेज सजाकर ड्रामा करना है तो ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ और साथ ही तुम्हें दिखा दूंगा कि असली दुनिया कैसी होती है। वीकेंड की रात ठीक 8 बजे मैंने एम्परर हॉल के प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। विशाल क्रिस्टल शैंडलियर के नीचे 20 लोगों के बैठने लायक एक बड़ी राउंड टेबल लगी हुई थी। वहाँ हमारे गांव के वही लोग बैठे थे जो पहले फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी किया करते थे। वू श्योंग सबसे बीच वाली मेन सीट यानी बिल्कुल सी पोजीशन पर बैठा था। उसके साथ एक ज्यादा मेकअप किए हुए औरत चिपक कर बैठी थी, वही गोल्ड डिगर लड़की लियू रुएन जिसकी फोटोज वह सोशल मीडिया पर डाल रहा था। मुझे देखते ही वू श्योंग जोर से हंसा और बोला अरे वाह, जिसका नाम लो वही हाजिर। देखो भाई लोग, ये है हमारा महान हु लांग, सिर्फ 4 रुपए लगाकर मुझसे 25 लाख रुपए मांगने वाला मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अरे हु लांग, ये सूट कहाँ से रेंट पर लिया, बड़ा फिट बैठ रहा
रहा है, एक दिन का 200 रुपए तो लगा ही होगा। उसकी बात खत्म होते ही पूरा प्राइवेट रूम ढाकों से गूंज उठा। वहाँ बैठे ज्यादातर लोग भी कभी गरीब थे, लेकिन अब वो श्योंग की अचानक आई दौलत देकर बिना सोचे समझे उसी के पक्ष में खड़े हो गए थे। कोई बोला, यार उस दिन सच में तूने गलत किया था, नंबर तो ब्रदर श्योंग ने निकाले थे, फिर तू किस बात का हिस्सा मांग रहा था? दूसरा हंसकर बोला, बिल्कुल, आज ब्रदर श्योंग सिर्फ एक टेबल पर ही दसियों हजार रुपए खर्च कर रहा है। जल्दी जा, उसे एक ड्रिंक पिला और माफी मांग। मैंने शांत आवाज में कहा, ड्रिंक रहने दो, मैं आज सिर्फ खाना खाने आया हूँ। मेरी बात सुनते ही वू श्योंग का चेहरा उतर गया। उसे मेरी बिना डरे बिना झुके बात करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अच्छा अभी भी तेरे अंदर ईगो बचा हुआ है। फिर उसने वेटर को आवाज लगाई, सबसे महंगे डिशेस ला, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, किंग क्रैब, शार्क फिन, अबलोने, जो सबसे एक्सपेंसिव है सब टेबल पर होना चाहिए। आज हमारे गरीब दोस्त की आंखें खोल देते हैं। कुछ ही देर में पूरा टेबल महंगे खाने से भर गया। वू श्योंग पूरे समय अपनी पोर्श खरीदने की कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुनाता रहा। फिर बताने लगा कि पिछली रात उसने नाइट क्लब में एक ही रात में 30,000 रुपए उड़ा दिए। उसकी बातें सुनकर गांव वालों की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। सब लोग बारी बारी से ग्लास उठाकर उसके पास जाते, उसे टोस्ट करते और बड़े प्यार से ब्रदर श्योंग कहकर बुलाते। 3 राउंड ड्रिंक्स होने के बाद उसका घमंड पूरी तरह आसमान पर पहुंच चुका था। उसने लियू रुयेन की कमर में हाथ डाला और लड़खड़ाते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए पूछा, कैसा लग रहा है खाना? ऐसा प्रीमियम एबलोने जब तू इंस्टेंट नूडल्स खाता था तब सपने में भी नहीं देखा होगा। मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, ठीक ही है, इससे बेहतर तो मैं पिछले 2 दिन से खा रहा हूँ। मेरे लिए ये खाना सच में कोई खास नहीं था। जूजी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मिलने वाले एक्सक्लूसिव प्रीमियम फूड के सामने इसकी क्वालिटी ऐसी थी जैसे रबर चबा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो श्योंग का चेहरा तमतमा गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, नाटक करता रहा हूँ लांग, आज सबके सामने साफ कह देता हूँ, मेरे पास अब सबसे ज्यादा चीज अगर है तो वो पैसा है। मेरी कार का एक टायर भी तू पूरी जिंदगी में नहीं खरीद पाएगा, लेकिन पुराने गांव वाले होने के नाते मैं तुझे एक मौका देता हूँ। ये पैसे ले, कल से अपनी बेकार नौकरी छोड़ और मेरा फुल टाइम ड्राइवर बन जा। पहले तू कहता था कि मेरे पैरों से बदबू आती है इसलिए मेरे मोजे नहीं धोता। अब से सिर्फ मेरी कार नहीं चलाएगा बल्कि रोज मेरे लेदर शूज भी चमकाएगा। ये 20,000 रुपए तेरी 1 महीने की सैलरी है, बोल मंजूर है? तभी एक आदमी हंसकर बोला, ब्रदर श्योंग आप तो इस निकम्मे पर बहुत मेहरबान हैं। एक बेकार ड्राइवर पर भी 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। वहाँ बैठे सभी लोग अलग अलग नजरों से मुझे देखने लगे। कुछ लोग मुझसे जल रहे थे कि मुझे 20,000 की नौकरी मिल रही है, जबकि कुछ लोग बस इस इंतजार में थे कि मैं सबके सामने जलील होकर सिर झुका दूं। उन सबकी नजर में 20,000 रुपए का लालच एक गरीब आदमी की पूरी इज्जत खरीदने के लिए काफी था। मैंने चुपचाप टेबल पर रखे उन 20,000 रुपयों की तरफ देखा। तभी मेरे दिमाग में अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस घूम गया, पूरे 2 करोड़ 42 रुपए। ये 20,000 रुपए तो मेरे अकाउंट पर एक दिन में मिलने वाले इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं थे। मैं पूरे दिल से मुस्कुराया। मेरी मुस्कान बिल्कुल सच्ची और बेफिक्र थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया, उन 20,000 रुपयों पर उंगलियां रखी और वो श्योंग की उम्मीद और घमंड से भरी नजरों के सामने उन्हें धीरे धीरे उसकी तरफ वापस सरका दिया। फिर मुस्कुराकर कहा, ब्रदर श्योंग आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन ऐसी लग्जरी कार चलाने की मुझे आदत नहीं है। ये पैसे आप ही रखिए और भाभी के लिए थोड़ा अच्छा परफ्यूम खरीद दीजिए। इनके सस्ते परफ्यूम की स्मेल से मेरा सिर दर्द करने लगा है। आपकी तरक्की हमेशा ऐसी ही बनी रहे, हर साल आज जैसा दिन आता रहे। इतना कहकर मैं आराम से मुड़ा, प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और होटल के चमचमाते कॉरिडोर में निकल गया। पीछे से वो श्योंग की गुस्से से भरी चीख सुनाई दी। उसके साथ ही ग्लास टूटने की तेज आवाज भी आई। मैं बिना पीछे देखे होटल से बाहर निकल आया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मुझे लगा जैसे पूरी हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई हो। असली खेल अब शुरू हो चुका था। वो श्योंग, जितना जी भरकर जश्न मनाना है मना लो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन अब ज्यादा बचे नहीं हैं। 3 महीने बाद जोजी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मैं बड़े रेडवुड ऑफिस डेस्क के पीछे बैठा था और चेन जिंगहांग की रिपोर्ट सुन रहा था। मिस्टर हु, ये वो श्योंग की लेटेस्ट रिपोर्ट है जिस पर आपने खास नजर रखने को कहा था। सच कहूं तो वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुका है कि एक नूवो रिच आदमी खुद अपनी बर्बादी कैसे करता है। 3 महीने पहले टैक्स कटने के बाद उसके पास लगभग 40 लाख रुपए बचे थे। उनमें से 18 लाख उसने कार खरीदने में उड़ा दिए। लगभग 4 लाख रुपए वॉच और लग्जरी गुड्स पर खर्च कर दिए। उसके बाद हर दिन नाइट क्लब और एंटरटेनमेंट प्लेसेस में खुद को बड़ा बॉस दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपए उड़ाता रहा। इतना ही नहीं, गांव वालों के सामने रौब जमाने के लिए जिसे भी पैसे चाहिए होते उसे उधार दे देता था। लेकिन जिन लोगों को वह अपना भाई समझता था उनमें से किसी ने भी पैसे लौटाने का इरादा नहीं रखा। बैंक के अंदर हमारे कॉन्टेक्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए भी नहीं बचे हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पैसा इतनी जल्दी खत्म होने लगा, अब घबराना शुरू कर दिया होगा? चेन जिंगहांग ने सिर हिलाकर कहा, जी बहुत ज्यादा। अब भी वो स्पोर्ट्स कार चलाता है, साथ में जवान लड़की रखता है और हर महीने कम से कम 10 लाख रुपए का फिक्स्ड एक्सपेंस है। अगर यही हाल रहा तो अगले स्प्रिंग तक पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। इसलिए अब वो बिजनेस शुरू करके पैसे से और पैसा कमाना चाहता है ताकि बड़े बॉस वाली अपनी इमेज बचा सके। मैंने पूछा, क्या बिजनेस? उसने जवाब दिया, रेस्टोरेंट। उसने ईस्ट साइड की शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट पर 3 मंजिला शॉप पसंद की है। उसका प्लान है कि वहाँ शहर का सबसे लग्जरी सी फूड प्राइवेट रेस्टोरेंट खोले। और मजे की बात यह है कि वही शॉप है जिसे आपने 3 महीने पहले हर हाल में खाली रखने का ऑर्डर दिया था। मैंने पूछा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? उसने कहा, अभी नहीं, लेकिन पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की एक्विजिशन आज दोपहर पूरी हो गई है। सारी लीगल प्रोसेस खत्म हो चुकी है। मैंने शांत आवाज में कहा, याद रखना आगे से प्रॉपर्टी मैनेजर ही उससे डील करेगा। किसी भी हाल में उसे पता नहीं चलना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट कंपनी का असली मालिक मैं हूँ। जी मिस्टर हूँ। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक हाई एंड कॉफी शॉप के अंदर वो श्योंग कैलकुलेटर लेकर पसीना पसीना होकर हिसाब लगा रहा था। उसके सामने बैठी लियू रुयेन अपने नए मैनिक्योर को देखते हुए ऊब चुकी थी। उसने चिढ़कर कहा, ब्रदर श्योंग आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सिर्फ शॉप का 1 साल का रेंट ही 80 लाख रुपए है। ऊपर से एडवांस डिपॉजिट मिलाकर शुरुआत में ही 1 करोड़ से ज्यादा देना पड़ेगा।
पड़ेगा। वू श्योंग गुस्से से चिल्लाया, तुम औरतों को क्या समझ आता है, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। लेकिन उसके चेहरे पर छिपी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे खुद पता था कि उसके अकाउंट में अब 15 लाख रुपए भी नहीं बचे थे। अगर रेंट भर देता तो अच्छी क्वालिटी की टाइल्स खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। लेकिन अब पीछे हटना उसके बस की बात नहीं थी। पिछली रात ही उसने गांव वालों के ग्रुप में बड़े बड़े रेड एनवेलोप्स भेजकर ऐलान किया था कि अब वो हाई एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उतरने वाला है और पूरे शहर का सबसे लग्जरी सी फूड रेस्टोरेंट खोलेगा। सब लोग उसे चेयरमैन चोंग कहकर तारीफ कर रहे थे। अगर अब वह पीछे हटा तो उसका खोखला घमंड पूरी तरह टूट जाता। उसने दांत भींचकर कहा, ये पूरे शहर की सबसे प्राइम लोकेशन है। एक बार रेस्टोरेंट चल पड़ा तो रोज का टर्नओवर लाखों में होगा। एक महीने में कॉस्ट निकल आएगी। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं। डेकोरेशन चाहिए ना, सबसे महंगी डेकोरेशन होगी। पूरे रेस्टोरेंट को गोल्ड स्टाइल में सजाओ, सारे पिलर्स गोल्डन कर दो, सबसे बड़े क्रिस्टल शैंडलियर्स लगाओ। जो भी अंदर आए पहली नजर में समझ जाए कि मालिक बहुत अमीर है। लियू रुएन ने उसकी बात सुनकर बस आंखें घुमाई और चुप हो गई। अगले दिन सुबह वू श्योंग बैंक कार्ड लेकर पूरे घमंड के साथ शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचा। उसने बिना सोचे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। पीओएस मशीन की बी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा रुपए सीधे मेरी कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। कार्ड में सिर्फ लगभग 3 लाख रुपए बचे देकर उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। लेकिन जब वह ऑफिस से बाहर निकला, अपनी नई विशाल शॉप और ग्लास डोर में खड़ी अपनी पोर्शे की रिफ्लेक्शन देखी तो उसे फिर लगा कि सब सही चल रहा है। उसे क्या पता था कि उसके सिर के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा के पीछे से मैं प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा रेड वाइन पीते हुए उसकी हर हरकत लाइव देख रहा था। मैं उसकी उस बेवकूफी पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था जिसमें वह खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा था। वू श्योंग बेहद दिखावेबाज और घटिया टेस्ट वाला इंसान था। उसके रेस्टोरेंट जंगसियांग सी फूड पवेलियन का डेकोरेशन बड़े धूमधाम से शुरू हुआ। राजा महाराजाओं जैसी लग्जरी दिखाने के चक्कर में उसने दीवारों पर सस्ते गोल्डन रिफ्लेक्टिव पैनल्स लगवा दिए। इंटरनेट से दर्जनों बड़े लेकिन चीप प्लास्टिक क्रिस्टल शैंडलियर्स मंगवा ली। पूरा ग्राउंड फ्लोर किसी लग्जरी रेस्टोरेंट की जगह 80 के दशक के किसी घटिया बाथ सेंटर जैसा लगने लगा। लेकिन बिना सोच समझकर पैसा फेंकने का नतीजा जल्दी सामने आ गया। उसके पास बचे 3 लाख रुपए महंगे बिल्डिंग मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट और बाकी खर्चों के सामने कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिली तो उसने काम रोक दिया और साइट का मेन गेट बंद कर दिया। अब वो श्योंग सचमुच घबरा गया। ओपनिंग में सिर्फ आधा महीना बचा था और उसके पास शेफ रखने, फर्नीचर खरीदने या सी फूड स्टॉक करने तक के पैसे नहीं थे। उसने उन गांव वालों को फोन किए जिन्हें वह अपना भाई कहता था, लेकिन किसी ने कहा घर बन रहा है, किसी ने कहा पत्नी पैसे नहीं देने दे रही, किसी ने 1 रुपया तक उधार नहीं दिया। तभी उसे पहली बार समझ आया कि लोग उसके नहीं उसके पैसों के दोस्त थे। जब वो श्योंग पूरी तरह बेबस होकर लोन शार्क से पैसा लेने की सोचने लगा, तभी लियू रुएन ने मुस्कुराकर कहा, ब्रदर श्योंग, तुम भी कितने बेवकूफ हो। तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट है ना, ये पोर्शे तुमने कैश में खरीदी थी, इसे बैंक में मॉर्गेज रखकर लोन ले लो, बैंक का इंटरेस्ट भी कम होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी देकर 3 से 5 करोड़ रुपए का लोन आराम से मिल जाएगा। लियू रुएन ने मुस्कुराकर कहा, रेस्टोरेंट खुलने के बाद बिजनेस जबरदस्त चलेगा, सिर्फ 1-2 महीने में लोन उतर जाएगा। इसे कहते हैं बैंक के पैसों से अपना प्रॉफिट कमाना। उसकी बात सुनते ही वो श्योंग की आंखें चमक उठी। उसने उत्साहित होकर कहा, इतना शानदार आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। 1 हफ्ते बाद वो श्योंग शहर की एक कमर्शियल बैंक के लोन डिपार्टमेंट में बैठा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मोटे मॉर्गेज अग्रीमेंट पर अपना लाल थंब इंप्रेशन लगा दिया। अपनी पोर्शे पनामेरा और गांव वाले घर को मॉर्गेज रखने के बाद बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करके उसे पूरे 3 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया। जैसे ही उसके फोन पर 3 करोड़ रुपए अकाउंट में आने का मैसेज आया, उसे लगा कि उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया है। उसने तुरंत डेकोरेशन का बाकी पेमेंट कर दिया। फिर इंटरनेट पर भारी भरकम एडवर्टाइजमेंट चलवाए। ओपनिंग के लिए उसने दर्जनों खूबसूरत होस्टेसेस हायर की और पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि उसका रेस्टोरेंट शहर का सबसे लग्जरी सी फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। यहाँ तक कि उसने मुझे भी मैसेज भेजा, हू लांग, कल दोपहर 12 बजे ईस्ट सिटी की शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट पर मेरा जुंगसियांग सी फूड पवेलियन ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। मत कहना कि मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा, आ जाना, तुझे शार्क फिन सूप का एक बोल फ्री में पिलाऊंगा ताकि जिंदगी में पहली बार उसका स्वाद छक सके। उसी समय मैं रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठा अपनी रियल एस्टेट कंपनी के हेड ऑफिस की तरफ जा रहा था। कार धीरे धीरे बाओफू टावर के सामने आकर रुकी। चेन जिंगहांग पहले से ही कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ रेड कार्पेट के दोनों तरफ मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने आदर से कहा, मिस्टर हु, शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रोसेस पूरी हो चुकी है। आज से उस पूरी स्ट्रीट की हर ईंट, हर दुकान और हर इंच जमीन कानूनी तौर पर आपकी बाओफू कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी के नाम है। मैंने पूछा, वो श्योंग के ठीक सामने वाली शॉप का क्या हुआ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब तैयार है मिस्टर हु। वो शॉप उसके रेस्टोरेंट से 3 गुना बड़ी डबल फ्लोर प्रॉपर्टी है। उसकी इंटीरियर डेकोरेशन इंटरनेशनल टॉप डिजाइन टीम ने रिकॉर्ड टाइम में पूरी की है। पूरा डिजाइन लो की लग्जरी स्टाइल में है और हर मटेरियल प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। मिशेलिन 3 स्टार शेफ अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लॉबस्टर्स, रशिया के किंग क्रैब्स और जापान का प्रीमियम वाग्यू बीफ हमारी प्राइवेट कोल्ड चेन फ्लाइट से आज रात ही पहुंच जाएगा। कल दोपहर ठीक 12 बजे उसी समय जब वो श्योंग ओपनिंग करेगा, हमारा रेस्टोरेंट बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट भी ग्रैंड ओपनिंग करेगा। लेकिन हम उसके जैसे घटिया ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रिक्स नहीं अपनाएंगे। पूरे शहर के हाई एंड सर्कल में सिर्फ एक मैसेज जाएगा, जिसके पास मेरा बिजनेस कार्ड या एसेट सर्टिफिकेट होगा वही एंट्री कर सकेगा। ओपनिंग के पहले महीने में अनलिमिटेड प्रीमियम सी फूड सिर्फ 20% प्राइस पर मिलेगा। मेरी बात सुनकर चेन जिंगहांग भी एक पल के लिए गहरी सांस लेने लगा। वो श्योंग को लगता था कि बैंक से लिए गए 3 करोड़ रुपए के लोन के दम पर वह हाई एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जगह बना लेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्टेज पर खड़े होकर वह खुद को किंग समझ रहा है, उस स्टेज
मेज का फर्श भी मेरा है। कल मैं उसे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि उसका लोन और घमंड पर टिका हुआ अमीरी का सपना कैसे पल भर में चकनाचूर होता है और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कैसे धीरे धीरे धूल बनकर बिखर जाता है। 8 अगस्त शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट का सेंट्रल प्लाजा ढोल नगाड़ों की गूंज से भर चुका था। वू श्योंग ने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा था जुंगसियांग दिंगजुन सी फूड पवेलियन। इस ओपनिंग के लिए उसने उधार लेकर जुटाया हुआ हर पैसा झोंक दिया था। एंट्रेंस के बाहर पूरे 50 मीटर लंबा रेड कारपेट बिछा था। दोनों तरफ लाल छिपाव पहने लंबी होस्टेसेस ठंडी हवा में कांप रही थीं, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुस्कुराए जा रही थीं। लियू रुएन ने उत्साहित होकर कहा, ब्रदर श्योंग, आज तो कमाल हो गया। देखो, शहर के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ गए हैं। वू श्योंग ने घमंड से सीना चौड़ा करते हुए कहा, जरूर आएंगे, अब मेरी स्टेटस ही ऐसी है। आज अगर ओपनिंग हिट हो गई तो आगे से ये रेस्टोरेंट पूरे शहर के अमीर लोगों का फिक्स्ड डाइनिंग स्पॉट बन जाएगा। वह ग्लास डोर के पीछे खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ ऐसा ही पैसा घूम रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ ही देर में कस्टमर्स की लंबी लाइन उसके रेस्टोरेंट में घुसेगी और नोटों की बारिश होने लगेगी। तभी वह अपने स्टाफ को 68,000 रुपए वाली स्पेशल फायर क्रैकर चेन जलाने का ऑर्डर देने ही वाला था कि ठीक सामने सिर्फ 12 मीटर चौड़ी सड़क के उस पार पिछले आधे महीने से काले कपड़े से ढकी हुई 3 मंजिला विशाल बिल्डिंग में अचानक हलचल शुरू हो गई। वहां न ढोल बज रहे थे, न कोई सस्ता दिखावा था, न लाल सजावट। फिर भी पूरा माहौल अचानक बदलने लगा। काले कारपेट या भड़कीली सजावट की जगह कुछ धीमी लेकिन गरिमामयी कैनन सल्यूट की आवाजें गूंजी। उसी के साथ उस विशाल काले पर्दे ने रेशम की तरह धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू किया। सामने की पूरी बिल्डिंग सबके सामने आ गई। वू श्योंग के चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई। उसके दिल में अचानक एक बेहद अशुभ एहसास उठा। ये रेस्टोरेंट सामने का खुल गया। तभी कमर्शियल स्ट्रीट के एंट्रेंस से लग्जरी कार्स का एक लंबा कन्वॉय अंदर आया। वहाँ एक भी कार ऐसी नहीं थी जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से कम हो। सारी कार्स बिल्कुल शांत तरीके से बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट के सामने आकर रुक गईं। उनमें से सूट पहने हुए शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उतरे, जिन्हें लोग आमतौर पर सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज में देखा करते थे। व्हाइट ग्लव्स पहने वैलेट्स उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले जा रहे थे। वू श्योंग ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन लोगों में शहर के वही चेंबर ऑफ कॉमर्स के बड़े लीडर्स भी थे, जिन्हें बुलाने के लिए उसने लाखों रुपए और अनगिनत कॉन्टैक्ट्स खर्च कर दिए थे। फिर भी उनसे मिलने तक का मौका नहीं मिला था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सामने लगी विशाल LED स्क्रीन पर धीरे धीरे एक अनाउंसमेंट चमकी, बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट आज ग्रैंड ओपनिंग पर किसी भी प्राइवेट रूम का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, कोई सर्विस चार्ज नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लाइव लॉबस्टर्स, रशिया के किंग क्रैब्स और जापान के कोबी वाग्यू बीफ सहित सभी प्रीमियम सी फूड ओपनिंग मंथ में सिर्फ 20% प्राइस पर उपलब्ध होंगे। 20% प्राइस, ये दो शब्द वू श्योंग के दिमाग पर हथौड़े की तरह गिरे। हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट का कॉस्ट बेहद ज्यादा होता है, खासकर जब सारी चीजें ओवरसीज से एयर फ्रेट के जरिए लाई जाए। कॉस्ट प्राइस पर भी इतनी कम कीमत देना नामुमकिन था। सामने वाला रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं कर रहा था, वह पैसा जला रहा था। करोड़ों रुपए सिर्फ मार्केट कब्जाने के लिए झोंक रहा था। सड़क पर मौजूद कस्टमर्स, जिन्हें वू श्योंग के ओपनिंग ऑफर ने पहले अपनी तरफ खींचा था, LED स्क्रीन देखते ही बिना एक पल रुके उधर भाग गए। कुछ ही मिनटों में बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट के बाहर लग्जरी कार्स की लंबी लाइन लग गई। अंदर टक्सीडो पहने वेटर्स इतनी तेजी से भाग दौड़ कर रहे थे कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। दूसरी तरफ वू श्योंग के जुंगशियांग दिंगजुन सी फूड पवेलियन के बाहर सिर्फ लाल छिपाव पहने होस्टेसेस ठंडी हवा में शर्मिंदगी के साथ खड़ी रह गईं। पूरा दोपहर बीत गया, लेकिन उसके रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आया। उस समय मैं बाओफू टावर की टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा ड्रोन से आ रही लाइव मॉनिटरिंग देख रहा था। मैंने रेड वाइन का ग्लास उठाया, एक छोटा सा सिप लिया और धीमे से मुस्कुराया। वू श्योंग, ये तो सिर्फ पहला दिन है। आधा महीना बीते बीते उसके रेस्टोरेंट के एक्वेरियम में रखी मछलियां मरकर ऊपर तैरने लगी। कई रातों से ठीक से सो न पाने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। दूसरी तरफ बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट हर दिन फुल बुकिंग पर चल रहा था। एडवांस रिजर्वेशन अगले महीने तक पहुंच चुकी थी। लोग घंटों बाहर वेट करना मंजूर कर रहे थे, लेकिन वू श्योंग के रेस्टोरेंट में कदम तक नहीं रखते थे। हर सुबह उसकी आंख खुलते ही सबसे पहले 1 लाख रुपए से ज्यादा का डेली एक्सपेंस सामने खड़ा होता। रेंट, स्टाफ सैलरी, किचन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिर्फ 15 दिनों में उसका पूरा कैश फ्लो लगभग खत्म हो गया। उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब बैंक के लोन डिपार्टमेंट से रिकवरी कॉल्स लगातार आने लगी। अगले महीने की भारी EMI की याद दिलाने वाले कॉल्स उसके लिए मौत की घंटी जैसे थे। घबराकर उसने लियू रुएन से कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं अभी निकाल दो, पहले ये मुश्किल निकल जाए। लियू रुएन ने बेरुखी से कहा, ब्रदर श्योंग, मजाक कर रहे हो क्या? मेरे पास तो शॉपिंग के लिए भी पैसे नहीं बचते, और वैसे भी तुमने ही कहा था कि मुझे पूरी जिंदगी रखोगे। अब मुझसे पैसे मांग रहे हो? अगर तुम्हारा ये रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तो जल्दी से बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में अपनी पोर्शे भी बेचनी पड़ जाए। वू श्योंग गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो, मेरी डिक्शनरी में हार मानना लिखा ही नहीं है। उसका घमंड उसे दिवालिया होने की इजाजत नहीं देता था। जब सामने से जीतना नामुमकिन लगने लगा तो उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसी रात उसने रेस्टोरेंट के महीने के 2 लाख रुपए सैलरी वाले हेड शेफ को ऑफिस में बुलाया और बिना किसी वजह के निकाल दिया। तुम्हारी वजह से रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया, कल से आने की जरूरत नहीं। हेड शेफ भी गुस्से में बोला, बॉस, सामने वाले रेस्टोरेंट में क्या क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हो रहा है और आप मुझे क्या दे रहे हैं? फार्म वाली सस्ती झींगा मछली से ऑस्ट्रेलिया के लाइव लॉबस्टर का टेस्ट कैसे बनाऊं? अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। शेफ को निकालने के बाद उसी रात वू श्योंग अपनी कार लेकर शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद बदबूदार इलीगल होलसेल मार्केट पहुंच गया। दुकानदार ने पूछा, सस्ता माल चाहिए? लाइव सी फूड 100 रुपए किलो है, लेकिन मरी हुई मछली और झींगा सिर्फ 10 रुपए किलो। किचन में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर, आर्टिफिशियल एसेंस और मिर्च डाल देना। स्पाइसी क्रैब और बॉइल्ड फिश बनाकर बेचोगे तो आम कस्टमर्स को कोई फर्क समझ नहीं आएगा। वू श्योंग ने बिना सोचे कहा, पूरी गाड़ी भर दो, और नकली प्रीमियम लिकर भी है। दुकानदार हंसा, है ना? सिर्फ 150 रुपए बॉटल, पैकिंग बिल्कुल ओरिजिनल
ओरिजिनल जैसी है, QR कोड भी स्कैन हो जाएगा, बस पीने के बाद सिर जरूर दर्द करेगा। उस रात वो श्योंग सड़ी हुई मछलियों, मरे हुए झींगों और नकली शराब से भरी पूरी गाड़ी रेस्टोरेंट के पीछे वाले गेट से चुके चुके वेयर हाउस में ले गया। उसे लगा कि उसने अपनी बर्बादी से निकलने का सबसे शानदार तरीका ढूंढ लिया है। बेहद कम कॉस्ट में घटिया सामान बेचकर अगर कुछ कस्टमर्स भी फंसा लिए तो कम से कम लोन का इंटरेस्ट भर सकेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट की पूरी CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ तक कि उसके रेस्टोरेंट के पीछे वाला HD कैमरा भी सीधे मेरी ऑफिस से कनेक्टेड था। मैं अपनी चेयर पर बैठा मॉनिटर पर उसे चोरी की तरह सड़ा हुआ सीफूड किचन में ले जाते हुए देख रहा था। मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि उस पर दया और हंसी दोनों आ रही थी। सिर्फ 50 लाख रुपए ने एक इंसान को इतना अंधा बना दिया था कि अपनी लालच की खाई भरने के लिए उसने इंसानियत की आखिरी सीमा भी पार कर दी। मैंने डेस्क पर रखा लैंडलाइन उठाया, मार्केट सुपरविजन ब्यूरो की कंप्लेंट हेल्पलाइन मिलाई और कहा, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। मैं ईस्ट सिटी की शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट के शॉप नंबर 16 जंगसियांग सी फूड पवेलियन के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ। ये लोग सड़ा हुआ सी फूड खरीदकर कस्टमर्स को बेच रहे हैं और बड़ी मात्रा में फेक प्रीमियम लिकर भी बेच रहे हैं। मेरे पास पूरे एविडेंस मौजूद हैं, परचेज वीडियोस और ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मैंने पहले ही डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कंप्लेंट ईमेल पर भेज दी है। कॉल खत्म करके मैं फ्रेंच विंडो के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाहर आसमान पर काले बादल छा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश आने वाली हो।